नमस्कार दोस्तों, लर्न विद एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के शानदार वीडियो के अंतर्गत हम रीट मेंस भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थानी भाषा एवं बोलियों से संबंधित एक यूनिट करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, रीट मेंस का जो एग्ज़ाम है वह आपका जनवरी के महीने में होने वाला है, तो काफ़ी कम समय आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थानी भाषा एवं बोलियों से संबंधित इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा राजस्थान का जो साहित्य है वो भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो भाषा और बोलियों से मिलाकर और साहित्य से मिलाकर आपके लगभग 7 से 8 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम भाषा एवं बोलियों की चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। कलाम अकेडमी की बुकलेट से हम पढ़ने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप फ्यूचर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। अदर एग्ज़ाम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ हर एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। राजस्थान में बोले जाने वाली जो भाषा है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे राजस्थानी के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्यों की राजकीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 3, 4, 5। तो आराम से याद रख सकते हो आप। 3, 4, 5 में राजकीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजकीय भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 345 के अंतर्गत किया गया है। राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। और राजस्थान की मायड़ भाषा यानी मूल भाषा पूछी जाए तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी राजस्थानी हो जाएगी। और राजस्थानी भाषा दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करने वाले हैं, ताकि आपको बाद में भी इस वीडियो को देखने में आसानी रहेगी। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 21 फरवरी को मनाया जाता है। यह कौन सा भाषा दिवस है? राजस्थानी भाषा दिवस यानी मायड़ भाषा दिवस है। ठीक है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल अगर आपसे पूछा जाए तो ये कब से कब तक माना जाता है? तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल 1150 ईस्वी को माना जाता है। और 1150 को अगर हम ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे यानी शताब्दी में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका 12वीं शताब्दी हो जाएगा। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये सवाल आपका बन सकता है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल 1150 ईस्वी यानी कि 12वीं शताब्दी को माना जाता है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल अगर आपसे पूछा जाए तो ये 1650 ईस्वी से लेके 1850 ईस्वी को माना जाता है। तो 1650 ईस्वी से लेके 1850 जो ईस्वी है, इसको आपके राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है, यानी कि 17वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी। तो अगर आपसे शताब्दी पूछा जाए तो शताब्दी में आंसर करिएगा, और अगर आपसे सन वाइज पूछा जाए तो 1650 से लेके 1850 ईस्वी जो है ये राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल माना जाता है। अब आगे देखिए, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश या मारू गुजरी से मानी जाती है। तो गुजरी अपभ्रंश या मारू गुजरी से जो है वो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कुछ प्रमुख मत है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैसे कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन जो था, इसके द्वारा राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? तो ये नागर अपभ्रंश से मानी गई है। एलपी टेसीटोरी के अनुसार शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी गई है। तो याद रखिएगा, नागर अपभ्रंश से जॉर्ज ग्रेसन ने माना है, टेसीटोरी ने शोरसेनी अपभ्रंश से माना है। सुनीति कुमार चटर्जी ने सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी है। और मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी ने जो है ये गुजर अपभ्रंश यानी मारू गुजरी भाषा से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी है। तो ये पांचों मत कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा, नागर अपभ्रंश से जॉर्ज ग्रियसन, शोरसेनी अपभ्रंश से टेसीटोरी, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से आपके सुनीति कुमार चटर्जी, और मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी से आपका गुजरी अपभ्रंश हो जाएगा, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए, भारतीय भाषाओं का वंश वृक्ष अगर आपसे पूछा जाए भारतीय भाषाओं का, तो सबसे पहले आर्य भाषा थी, फिर वैदिक संस्कृत में आपकी पाली भाषा आई और संस्कृत भाषा आई, फिर यहाँ से आपका शोरसेनी प्राकृत बना, मागधी प्राकृत बना, फिर महाराष्ट्रीय प्राकृत यहाँ पर आपका बना, और फिर शोरसेनी से आपकी डिवाइड हुई गुजरी अपभ्रंश यानी जिसे मारू गुजरी कहा जाता है, और एक आपकी शोरसेनी अपभ्रंश बनी जिससे आपकी कौन सी बनी है? फिर हिंदी बनी है। ठीक है, और गुजरी अपभ्रंश से आपकी राजस्थानी और गुजराती यहाँ पर बनी है। तो ये भारतीय भाषाओं का वंश वृक्ष है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना याद रखना, शोरसेनी से आपकी गुजरी अपभ्रंश बनी है। ठीक है, शोरसेनी प्राकृत से, और शोरसेनी अपभ्रंश से आपकी कौन सी बनी है? हिंदी बनी है। ठीक है, शोरसेनी प्राकृत से तो आपकी गुजरी अपभ्रंश बनी है, और शोरसेनी अपभ्रंश से आपकी हिंदी बनी है, और फिर आपकी गुजर अपभ्रंश जो है मारू गुजरी, इससे ही आपकी राजस्थानी और गुजराती दोनों बनी है। तो राजस्थानी गुजराती जो है ये सेम सीक्वेंस में आपकी बनी है गुजरी अपभ्रंश से।
अब आगे देखिए, मध्यकाल में वह दो भाषाएं जिनकी उत्पत्ति तथा विकास एक साथ माना जाता है। तो मध्यकाल की ऐसी दो भाषाएं कौन सी है जिनकी उत्पत्ति तथा विकास एक साथ माना जाता है? तो यह भी हमने देखा, राजस्थानी और गुजराती आपकी हो जाएगी। राजस्थानी गुजराती ऐसी भाषाएं हैं जिनकी उत्पत्ति तथा विकास एक साथ ही माना जाता है। राजस्थानी भाषा की लिपि अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी लिपि यहाँ पर हो जाएगी? तो मुड़िया लिपि, महाजनी लिपि या बनियावटी लिपि से कहा जाता है। तो मुड़िया लिपि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। मुड़िया लिपि जो है दोस्तों, इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये टोडरमल के द्वारा किया गया था। तो ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखना, टोडरमल के द्वारा जो है ये आपके मुड़िया लिपि का आविष्कार किया गया था। इसे ही महाजनी लिपि कहा जाता है, इसे ही बनियावटी लिपि भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है ये किस तरीके से किया गया है। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका पूरा टॉपिक जो है एकदम आसानी से कवर हो जाएगा, एक भी पॉइंट आपका यहाँ पर नहीं छूटेगा। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण जो है ये सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज ग्रेसन ने ही किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा ही किया गया था। और ये सवाल अभी आपका जो है दोस्तों वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण 1907-8 में किसने किया? जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा ही किया गया था। तो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1907 और 8 में किसके द्वारा किया गया? ग्रेसन के द्वारा किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग भी किसने किया था? जॉर्ज ग्रेसन ने ही किया था। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये पुस्तक आपकी वीडियो के एग्जाम में पूछी गई थी और पूछा गया था राजस्थानी जो भाषा का वर्गीकरण है वो किसने किया? तो वो आपका ग्रेसन के द्वारा किया गया था। तो ये पुस्तक का नाम भी आप याद रखना, पूछा जा सकता है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ग्रेसन के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के 9वें खंड में राजस्थानी का वर्गीकरण किया गया है। तो इस पुस्तक का जो 9वां खंड है उसमें राजस्थानी भाषा जो है दोस्तों उसका वर्गीकरण किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। इन्होंने वर्गीकरण 5 भागों में किया है। तो ग्रेसन ने जो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है वो 5 भागों में किया है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सवाल जो है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। सिंपल सा है। पश्चिमी राजस्थानी में आपकी मारवाड़ी आ जाएगी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी में आपकी मेवाती आ जाएगी और एक आपका मध्य पूर्वी राजस्थानी में आपकी ढूंढाड़ी आ जाएगी। यानी ढूंढाड़ी जो है ये उत्तर पूर्व की नहीं है, ये मध्य पूर्वी राजस्थानी है और उत्तर पूर्व की आपकी मेवाती हो जाएगी। दक्षिण पूर्व में आपकी मालवी आ जाएगी, ठीक है, जो कि आपकी झालावाड़ साइड में, आपकी प्रतापगढ़ साइड में बोली जाती है। और दक्षिणी राजस्थानी में आपकी कौन सी आ जाएगी? वागड़ी आ जाएगी, जिसे भीली बोली की संज्ञा भी दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए, जो आपके टेसीटोरी थे दोस्तों इनके बारे में जान लीजिए। इनका पूरा नाम था लुइजी पियो टेसीटोरी। इनका जन्म स्थान है उदीने, इटली। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इटली में इनका जन्म हुआ था टेसीटोरी का। यह महाराजा गंगा सिंह के काल में बीकानेर आए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए टेसीटोरी जो है ये किसके काल में जो है आपके बीकानेर आए थे? तो ये गंगा सिंह के काल में बीकानेर आए थे। ऐसा बेसिक सा सवाल आपका बन सकता है। इन्होंने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण 2 भागों में किया है। तो टेसीटोरी जो है इन्होंने 2 भागों में वर्गीकरण किया है, एक तो पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी बोल दिया गया, पूर्वी राजस्थानी को ढूंढाड़ी बोल दिया गया। प्रमुख रचनाएं इनकी देख लीजिए, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे कि एक रचना तो इनकी हो जाएगी इंडियन एंटीवरी। तो इंडियन एंटीवरी यहाँ पर हो गई। एक आपकी हो गई डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बॉडी एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इंडियन एंटीवरी आपको ध्यान रखनी है। एक इनकी डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग वाली हो जाएगी। इनकी छतरी अगर आपसे पूछी जाए टेसीटोरी की कहाँ पर बनी हुई है, तो गंगा सिंह के काल में बीकानेर आए थे, तो बीकानेर में ही इनकी छतरी बनी हुई है और महाराजा गंगा सिंह द्वारा ही बनवाई गई थी, ठीक है। अब आगे देखिए, एक आपके आते हैं नरोत्तम दास स्वामी। तो नरोत्तम दास स्वामी जो है दोस्तों इन्होंने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। तो इन्होंने 4 भागों में जो है राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है। किसने किया है? नरोत्तम दास स्वामी ने किया है। कौन कौन सी? एक तो पश्चिमी राजस्थानी है मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। यानी इन्होंने 4 दिशाओं के आधार पर 4 भाषाओं का वर्गीकरण कर दिया। किसने? नरोत्तम दास स्वामी ने। तो ये याद रखना, नरोत्तम दास स्वामी का वर्गीकरण जो है दोस्तों ये आपका 4 भागों में हुआ है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया के द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी गई, जिसमें आपकी सबसे प्रमुख है राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य ये मोतीलाल मेनारिया के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण 5 भागों में किया है। तो मोतीलाल ने 5 भागों में किया, नरोत्तम ने 4 भागों में किया। तो यहाँ पर मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, वागड़ी और आपकी ढूंढाड़ी। तो यहाँ पर आपकी मेवाती एक्स्ट्रा आ गई दोस्तों, ठीक है। तो मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, वागड़ी और ढूंढाड़ी इन्होंने 5 भाषाओं में मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है।
राजस्थानी भाषा की बोलियां 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल कितनी बोलियां थी? तो 73 बोली बोली जाती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1961 की अगर जनगणना की बात की जाए तो राजस्थान में कुल 73 बोलियां बोली जाती है। राजस्थानी भाषा की मुख्य बोलियां कितनी है? 5 है। तो ये 5 ही अपन को पढ़नी है और ये 5 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मारवाड़ी है, मालवी है, मेवाती है, वागड़ी है और ढूंढाड़ी है। तो इन 5 के बारे में हमको पढ़ना है। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा को लेके एक प्रचलित कथन है जो कि कहा जाता है 5 कोस में पानी बदले 7 कोस में वाणी। यानी राजस्थान में 5 कोस में तो पानी बदल जाता है और 7 कोस में आपकी जो है बोली बदल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा की प्रमुख शैलियाँ जो है वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि एक शैली है आपकी डिंगल शैली। डिंगल शैली जो है दोस्तों, ये चारण साहित्यकारों की मुख्य शैली है। तो अगर आपसे पूछा जाए चारण साहित्यकारों की मुख्य शैली कौन सी है, तो ये आपकी डिंगल शैली हो जाएगी। और ये वीर रस की शैली है। ठीक है, वीर रस की शैली हो जाएगी। डिंगल शैली के छंदों को वयन सगाई कहा जाता है। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। वयन सगाई क्या है? तो डिंगल शैली के जो छंद है उन्हें क्या कहा जाता है? वयन सगाई कहा जाता है। तो ये अब आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। वयन सगाई किसे कहा जाता है? तो डिंगल शैली के छंदों को कहा जाता है। डिंगल शैली में मारवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो डिंगल शैली जो है ये पश्चिमी राजस्थान की हो जाएगी। तो यहाँ पर मारवाड़ी बोली का आपका प्रयोग हुआ है। डिंगल शैली का प्रचलन पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बाकीदास आसिया ने कुकवि बतीसी नामक ग्रंथ में किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है, तो डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? बाकीदास आसिया ने किया है। तो ये बात आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बाकीदास आसिया ने, इनका एक ग्रंथ है कुकवि बतीसी। तो कुकवि बतीसी में इन्होंने डिंगल शब्द का प्रयोग किया है। डिंगल के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो बादर ढाडी जो है ये डिंगल के प्रथम कवि माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए डिंगल के प्रथम कवि कौन है, तो बादर ढाडी हो जाएंगे। लेकिन डिंगल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो बाकीदास आसिया की एक पुस्तक है, ग्रंथ है कुकवि बतीसी, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। एक आपकी शैली आती है पिंगल शैली। यह भाट साहित्यकारों की प्रमुख शैली है। तो चारण की पूछी जाए तो डिंगल हो जाएगी और भाट साहित्यकारों की पूछी जाए तो आपकी कौन सी हो जाएगी? पिंगल हो जाएगी। इसका सर्वाधिक प्रचलन पूर्वी राजस्थान में है, डिंगल का पश्चिम में है, पिंगल का आपका पूर्वी राजस्थान में है। पिंगल शैली के साहित्य में भक्ति व श्रृंगार रस की प्रधानता है, जबकि आपकी डिंगल में क्या थी? वीर रस की प्रधानता थी। यहाँ पर भक्ति और आपके श्रृंगार रस की प्रधानता है। पिंगल शैली के साहित्य में ढूंढाड़ी बोली का अत्यधिक प्रभाव है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसे कहा जाता है? तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश जो लिखा गया था दोस्तों, ये सीताराम लालस के द्वारा लिखा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सवाल बेसिक सा सवाल है, आपको पता होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सीताराम लालस जो है ये महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। इन्हें राजस्थानी भाषा की मसाल, राजस्थानी भाषा की जुबान कहा जाता है। तो राजस्थान भाषा की मसाल और राजस्थानी भाषा की जुबान किसे कहा जाता है? सीताराम लालस को कहा जाता है। इन्होंने 11 खंडों में राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा। तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो ये सीताराम लालस के द्वारा लिखा गया। और ये कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 11 खंडों में विभाजित है। तो ये आप याद रखिएगा, 11 खंड भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सीताराम लालस जो है इन्होंने 11 खंडों में राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा है। इनकी प्रमुख रचना कौन सी हो जाएगी? तो यही हो जाएगी हिंदी राजस्थानी शब्दकोश। इन्हें 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सीताराम लालस जो है इन्हें 1977 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे आपके सीताराम लालस। राजस्थानी भाषा की कुछ प्रमुख बोलियां देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका सवाल पूछा जाता है। देखो, सबसे प्रमुख बोली है आपकी मारवाड़ी। यह राजस्थानी भाषा की मानक बोली है, तो मारवाड़ी मानक बोली हो जाएगी। यह राजस्थानी साहित्य की प्रधान बोली है। मारवाड़ी का प्राचीन नाम मरु भाषा आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो ये मरु भाषा है। तो राजस्थान में बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषा कौन सी हो जाएगी? मरु भाषा हो जाएगी। मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में किया। तो ये बात आपको याद रखनी है। मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में किया है। तो ये याद रखना आप दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलेगा, तो मारवाड़ी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख आपको कुशल लाभ जो है इसके पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में मिलेगा। तो कुशल लाभ के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया पिंगल शिरोमणि ग्रंथ, इसमें आपको मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलेगा। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पिंगल शिरोमणि किसके द्वारा लिखा गया है, तो कुशल लाभ के द्वारा लिखा गया है। और पिंगल शिरोमणि के नाम से किसे जाना जाता है? इन्हें ही जाना जाता है।
मारवाड़ी रो जूनो नाव काई है, यानी आपसे पूछा जा सकता है मारवाड़ी का प्राचीन नाम क्या है, तो ये आपका मरुभाषा हो जाएगा। ठीक है, मारवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा, तो जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी पश्चिमी राजस्थान में ये ज़्यादातर आपकी बोली जाती है मारवाड़ी। विशुद्ध मारवाड़ी बोली जोधपुर के आसपास बोली जाती है, तो विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है, तो ये जोधपुर के आसपास आपकी बोली जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी भाषा की सबसे बड़ी बोली कौन सी है, तो मारवाड़ी बोली है। सबसे बड़ी बोली कौन सी है, मारवाड़ी है। सबसे प्राचीन कौन सी हो जाएगी, आपकी मरुभाषा हो जाएगी। मारवाड़ी का साहित्य डिंगल शैली में लिखा गया है, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान की बोली है, तो डिंगल शैली में ये आपकी लिखी गई है। मीराबाई के उपदेश मारवाड़ी बोली में ही है, तो मीराबाई के जो उपदेश है ये भी आपको मारवाड़ी में ही देखने को मिलेंगे। छंद, सोहटा तथा मांड गायन शैली मारवाड़ी के साहित्यिक रूप है, तो छंद, सोहटा और मांड गायन ये किसके रूप है, तो ये मारवाड़ी के साहित्यिक रूप यहाँ पर हो जाएंगे। आगे देखिए, राजियारा सोहटा। राजियारा सोहटा जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये कृपाराम खिड़िया के द्वारा लिखा गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। डोला मारवा दुआ किसके द्वारा लिखा गया, कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया है। वेली कृष्ण रुक्मणी री किसके द्वारा लिखी गई, तो ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ये ग्रंथ जो है ये मारवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, तो इन ग्रंथों में किसका प्रयोग हुआ है, मारवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। राजियारा सोहटा तो कृपाराम खिड़िया ने लिखी, डोला मारवा दुआ कवि कल्लोल ने लिखी, वेली कृष्ण रुक्मणी री आपकी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है। भौगोलिक रूप से मारवाड़ी को 4 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी और आपकी पूर्वी मारवाड़ी, यानी दिशा के अकॉर्डिंग 4 भागों में से विभाजित किया है। उत्तरी में तो आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर आ जाएगा। दक्षिण में आपका कौन सा आ जाएगा, जालोर, सिरोही, पाली आ जाएगा। पश्चिम मारवाड़ी में बाड़मेर, जैसलमेर आ जाएगा और पूर्वी मारवाड़ी में आपका शेखावटी और नागौरी क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, मारवाड़ी की उपबोलियाँ जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। एग्जामिनर क्या करता है, कुछ उपबोलियाँ दे देता है और बोला जाता है इनमें से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है या कौन सी मारवाड़ी की उपबोली है, तो वो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, एक बोली आती है आपकी लोहांद। लोहांद जो है ये मारवाड़ी की उपबोली है और ये कहाँ पर बोली जाती है, ये आपकी श्री गंगानगर में बोली जाती है। तो याद रखिएगा, लोहांद आपकी कहाँ पर बोली जाएगी, श्री गंगानगर में बोली जाएगी। बागड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी गंगानगर, हनुमानगढ़ में बोली जाती है। अगर आपसे पूछा जाए बागड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो बागड़ी तो कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों, ये तो आपकी गंगानगर, हनुमानगढ़ में बोली जाती है। और अगर वागड़ी आपसे पूछा जाए तो वागड़ी आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। वागड़ी बोली किसे कहा जाता है, भीली बोली को कहा जाता है। ठीक है, तो ये वागड़ी अलग है, बागड़ी अलग है। बागड़ी पूछी जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़ आंसर करना है, वागड़ी पूछी जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा आंसर करना है। गंगानगर, हनुमानगढ़ खेतर माई कुंसी बोली जावे, तो राजस्थानी भाषा में ये प्रश्न पूछा गया था। आपको पता होगा पिछली बार जो आपका रीट का एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें क्या किया था, इन्होंने राजस्थानी भाषा में ये प्रश्न पूछे थे। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ खेतर माई कुंसी बोली जावे, तो यहाँ पर कौन सी बोली जाएगी, बागड़ी बोली जाएगी। ठीक है, और एक आपको लोहांद जो मैंने बताई वो भी याद रखनी है, वो आपकी गंगानगर में बोली जाती है। एक आपकी थली बोली है, थली बोली आपकी चूरू और बीकानेर में बोली जाती है, ये भी आपकी मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, थली कहाँ पर बोली जाएगी, चूरू और बीकानेर में। और किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। शेखावटी मारवाड़ी की उपबोली है, सीकर, झुंझुनू, चूरू में बोली जाती है। शेखावटी बोली मारवाड़ी तथा ढूंढाड़ी को आपस में जोड़ती है, तो शेखावटी जो है वह आपके ढूंढाड़ और मारवाड़ के बीच में स्थित है, यानी शेखावटी बोली जो है ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी को आपस में जोड़ती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक आपकी ढाटी बोली है, जिसे ढाटी भी कहा जाता है, ये आपकी बाड़मेर में बोली जाती है, ये भी आपकी मारवाड़ी की उपबोली है। तो ढाटी याद रखना कहाँ पर बोली जाती है, बाड़मेर में बोली जाती है, या ढाटी बोला जाए तो भी बाड़मेर में बोली जाती है। ढाट प्रदेश मारवाड़ तथा सिंध के बीच का क्षेत्र है। अमरकोट, थार पारकर, बाड़मेर मारवाड़ तथा सिंध के बीच का क्षेत्र है आपका ढाट क्षेत्र। तो याद रखना ढाट प्रदेश जो है ये मारवाड़ और सिंध के बीच का क्षेत्र है। तो ढाटी बोली कहाँ पर बोली जाएगी, आपकी बाड़मेर में बोली जाएगी। एक बोली है आपकी ढटकी बोली। ढटकी बोली आपकी कहाँ पर बोली जाती है, तो जैसलमेर में बोली जाती है। ठीक है, ढाटी तो कहाँ पर हो गई, बाड़मेर में होगी, लेकिन अगर आपसे ढटकी पूछा जाए तो ढटकी कहाँ पर हो जाएगी, तो ये जैसलमेर में हो जाएगी। थोड़ा सा अंतर है, याद रखिएगा। एक है आपकी कुबड़ी बोली। नागौर जिले के डेगाना से लेकर अजमेर के पुष्कर तक का जो क्षेत्र है उसमें कुबड़ी बोली बोली जाती है। तो याद रखना कुबड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो नागौर जिले के डेगाना से लेके अजमेर के पुष्कर तक। ठीक है, नागौर जिले के डेगाना से लेके अजमेर के पुष्कर तक आपकी कुबड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो याद रखना इसको। एक है आपकी गोडवाड़ी बोली, ये भी आपकी महत्वपूर्ण है। गोडवाड़ी बोली जो है ये जालोर, पाली का कुछ हिस्सा और सिरोही, बाड़मेर में बोली जाती है। ठीक है, ये याद रखना, मेनली सिरोही में आपकी गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। सिरोही, जालोर में, तो सिरोही हो गया, जालोर हो गया, पाली का कुछ हिस्सा हो गया, इसके अलावा बाड़मेर में भी थोड़ी बहुत जगह ये आपकी बोली जाती है गोडवाड़ी बोली।
लेकिन मेनली आप जालोर, पाली और सिरोही याद रखना। ठीक है, इसमें आपकी गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। बिसलदेव और रासो जो ग्रंथ है इसमें गोडवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, गोडवाड़ी बोली का प्रयोग कौन से ग्रंथ में हुआ है। तो बिसलदेव रासो ग्रंथ जो है, जो कि नरपति नाला के द्वारा लिखा गया है, तो नरपति नाला के द्वारा रचित बिसलदेव रासो जो ग्रंथ है इसमें गोडवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। एक आपकी आती है देवड़ावाटी बोली। देवड़ावाटी बोली आपकी सिरोही के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और गोडवाड़ी आपकी सिरोही, जालोर, पाली साइड में बोली जाएगी। देवड़ा चौहान द्वारा शासित होने के कारण सिरोही के कुछ क्षेत्र में आपकी जो है देवड़ावाटी बोली बोली जाती है, और सिरोही के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, देवड़ावाटी प्रदेश कहा जाता है। सिरोही का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या था, चंद्रावती था। तो ये सवाल भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, चंद्रावती किसका प्राचीन नाम था, तो ये आपके सिरोही का प्राचीन नाम था। अब आगे देखिए मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र में आपके उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा क्षेत्र आते हैं। उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में विशुद्ध मेवाड़ी बोली जाती है। तो विशुद्ध मेवाड़ी आपके उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाती है। उदयपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें विशुद्ध मेवाड़ी बोली जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है, तो वो जोधपुर में बोली जाती है। उसी तरीके से विशुद्ध मेवाड़ी आपके उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाती है। महाराणा कुंभा की रचनाओं में तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो महाराणा कुंभा की रचनाओं में तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में आपके मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ की प्रसिद्ध संत भूरीबाई अलग के उपदेश मेवाड़ी बोली में है। तो भूरीबाई अलग के जो उपदेश है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, मेवाड़ी बोली में देखने को मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भूरीबाई अलग का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, मेवाड़ हो जाएगा। तो मेवाड़ की प्रसिद्ध संत ये और भूरीबाई अलग के उपदेश जो है ये आपको मेवाड़ी बोली में देखने को मिलेंगे। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए मरु भाषा का उल्लेख आपको कहाँ पर मिलता है, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, तो आपको ये मिलेगा दोस्तों किसमें, कुवल्यमाला नामक ग्रंथ में मिलेगा। और कुवल्यमाला नामक ग्रंथ जो है उसमें आपको 18 देसी भाषाओं का वर्णन है। उसमें आपकी दोस्तों एक देसी भाषा कौन सी है, मरु भाषा है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए मेवाड़ के प्रसिद्ध लोक कवि चतुर सिंह बाऊजी की रचनाओं में भी मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो मेवाड़ के प्रसिद्ध कवि थे चतुर सिंह बाऊजी, इसमें भी आपके मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो चतुर सिंह बाऊजी ने भी मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया है। चतुर सिंह बाऊजी ने श्रीमद् भगवद गीता, इसके अलावा पतंजलि के योग सूत्र ग्रंथ का मेवाड़ी में अनुवाद किया है। तो ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो गलत मत करना, सिंपल सा सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए मेवाड़ी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता और पतंजलि योग सूत्र का अनुवाद मेवाड़ी में किसने किया है, तो ये चतुर सिंह बाऊजी ने किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएगी चतुर चिंतामणि, अलग पचीसी। अलग पचीसी एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अनुभव प्रकाश भी एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तत्व समास, योग सूत्र, चंद्रशेखर स्तोत्र, शिव महिमा, हनुमंत पंचक, बालकारी पोथी, श्री गीता जी, मानव मित्र रामचरित्र। तो ये सभी रचनाएं आपकी किसकी हो जाएगी, चतुर सिंह बाऊजी की हो जाएगी। आगे देखिए धावड़ी बोली। धावड़ी बोली आपकी कहाँ पर बोली जाती है, तो ये उदयपुर में बोली जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए धावड़ी बोली कहाँ पर बोली जाएगी, तो ये आपकी उदयपुर में बोली जाती है। इसके अलावा एक आपकी आती है खेराड़ी बोली। खेराड़ी बोली भीलवाड़ा के जहाजपुर व शाहपुरा क्षेत्र में बोली जाती है। तो भीलवाड़ा के जहाजपुर और शाहपुरा क्षेत्र में आपकी कौन सी बोली बोली जाएगी, खेराड़ी बोली जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, खेराड़ी बोली आपकी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। भीलवाड़ा के जहाजपुर व शाहपुरा क्षेत्र में आपकी खेराड़ी बोली बोली जाएगी। ठीक है, इस बोली में मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। तो एक बार ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण कौन सी बोली को कहा जाता है, तो ये खेराड़ी बोली को कहा जाता है, जो कि आपके भीलवाड़ा के शाहपुरा में और जहाजपुर में बोली जाती है। अब नेक्स्ट आती है आपकी ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली जो है दोस्तों, इसका प्राचीन नाम हो जाएगा झाड़साई। ठीक है, अन्य नाम अगर आपसे पूछा जाए तो जयपुरी बोली भी इसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा जयपुरी बोली किसे कहा जाता है, तो ये ढूंढाड़ी को कहा जाता है। और झाड़साई तो आपको पता ही होगा। ठीक है, क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, जयपुर दौसा टोक वाला हो जाएगा। वक्ताओं की दृष्टि से राजस्थानी भाषा की सबसे बड़ी बोली ढूंढाड़ी है। तो वक्ताओं की दृष्टि से अगर देखा जाए, देखो क्षेत्र की दृष्टि से तो सबसे बड़ी बोली कौन सी हो गई, आपकी मारवाड़ी हो गई। लेकिन वक्ताओं की दृष्टि से अगर देखा जाए, यानी बोलने के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे बड़ी बोली कौन सी आपकी ढूंढाड़ी है। ठीक है, वक्ताओं की दृष्टि से जो ज़्यादा वक्ता इसे यूज में लेते हैं ढूंढाड़ी बोली को। मुख्य ढूंढाड़ी बोली जयपुर में बोली जाती है। ठीक है, ढूंढाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख 8 देश गुजरी नामक रचना में मिलता है। तो ढूंढाड़ी का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलेगा वो आपको 8 देश गुजरी नामक रचना में मिलेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, 8 देश गुजरी नामक रचना में ढूंढाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। ढूंढाड़ी का साहित्य पिंगल शैली में लिखा गया है। तो ढूंढाड़ी आपकी पूर्वी राजस्थान की हो जाएगी। तो ये पिंगल शैली में आपकी लिखी गई है। संत दादू दयाल जी जो थे, इन्होंने ढूंढाड़ी बोली में उपदेश दिए थे।
ठीक है, तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। दादू दयाल जी के उपदेश जो है ये कौन सी भाषा में संग्रहित किए गए, तो ढूंढाड़ी बोली में ये संग्रहित किए गए। ढूंढाड़ी की उपबोली आपको याद रखनी है। सबसे पहली हो जाएगी आपकी तोरावाटी। तोरावाटी जो है ये जयपुर के उत्तरी क्षेत्र व सीकर के नीम का थाना खंडेला क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये जयपुर साइड में बोली जाती है, सीकर के नीम का थाना में बोली जाती है, खंडेला क्षेत्र में बोली जाती है तोरावाटी। कांतली नदी का जो अपवाद तंत्र है उसकी प्रमुख बोली हो जाएगी आपकी तोरावाटी। तो याद रखना, कांतली नदी का जो अपवाद क्षेत्र है उसकी प्रमुख बोली कौन सी है आपकी, तोरावाटी है। ठीक है, एक आपकी आती है राजावाटी। राजावाटी जो है ये जयपुर के पूर्वी क्षेत्र तथा दौसा के आसपास में बोली जाएगी राजावाटी। तो ऐसे याद कर लेना, दौसा के राजा, तो उत्तर पूर्वी ये आपके पूर्वी क्षेत्र और दौसा के आसपास बोली जाएगी राजावाटी। एक आपकी आती है जगरोती। जगरोती बोली आपकी करौली में बोली जाती है, महत्वपूर्ण में याद रखिएगा। नागरचोल बोली ढूंढाड़ बोली की ही उपबोली है, ये आपकी टोंक और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। तो तोरावाटी, राजावाटी, जगरोती, नागरचोल ये आपकी किसकी उपबोलियाँ हैं, ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। नागरचोल आपकी टोंक और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। काठेड़ी जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाएगी। काठेड़ी जो है ये जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाएगी और ढूंढाड़ी की ही उपबोली है। चौरासी जो है ये भी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है, जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में ये बोली जाएगी। ठीक है, माल खेराड़ी आपकी मालपुरा टोंक में बोली जाएगी। और एक है आपकी पचेवरी बोली। पचेवरी बोली जो है ये भी आपकी टोंक की बोली हो जाएगी। तो पचेवरी कहाँ की है दोस्तों, अगर पूछा जाए तो पचेवरी बोली भी आपकी टोंक की हो जाएगी और ढूंढाड़ी की उपबोली है। एक आपकी है किशनगढ़ी। किशनगढ़ अजमेर में बोली जाती है, ये भी आपकी किसकी उपबोली है, ये भी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। और हाड़ौती बोली जो है ये भी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है, ये कोटा बूंदी बारह झालावाड़ में बोली जाएगी। हाड़ौती शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 1875 में केलोग ने हिंदी व्याकरण ग्रंथ में किया था। तो केलोग के द्वारा जो है वह आपके हिंदी व्याकरण ग्रंथ में 1875 में हाड़ौती शब्द का प्रयोग हुआ था। उच्चारण की दृष्टि से राजस्थानी भाषा की सबसे कठिन बोली जो है वो कौन सी आपकी हो जाएगी, हाड़ौती हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, सर्वाधिक 6 शब्द का जो प्रयोग हुआ है दोस्तों, सर्वाधिक 6 शब्द का जो प्रयोग हुआ है। हम जब भी कोई चीज़ बोलते हैं तो लास्ट में 6 शब्द का यूज़ करते हैं। तो ये सर्वाधिक 6 शब्द का प्रयोग किस में हुआ है, तो ये आपकी ढूंढाड़ी में हुआ है। ये आपको याद रखना है, ढूंढाड़ी में 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से राजस्थानी भाषा की सबसे कठिन कौन सी हो जाएगी, हाड़ौती हो जाएगी। महाकवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में हाड़ौती बोली का प्रयोग हुआ है। तो सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं उनमें आपके हाड़ौती बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए वागड़ी बोली। वागड़ी बोली आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा है। तो ये आपकी गुजराती भाषा का प्रभाव वाली भाषा है वागड़ी बोली, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। भील जनजाति की मुख्य बोली है और इसे ही भीली बोली भी कहा जाता है। तो ये याद रखना, जॉर्ज ग्रेसन ने इसे भीली बोली की संज्ञा दी है। तो ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रेसन ने इसे भीली बोली कहा है। संत माऊजी ने चोपड़ा ग्रंथ में वागड़ी बोली में भविष्यवाणी की है। तो चोपड़ा ग्रंथ जो है ये संत माऊजी के द्वारा लिखे गए हैं और ये वागड़ी बोली में ही आपके लिखे गए हैं। तो याद रखिएगा, चोपड़ा ग्रंथ किसने लिखे, संत माऊजी ने लिखे। कौन सी में बोली में लिखे, तो वागड़ी बोली में इन्होंने भविष्यवाणी की है चोपड़ा ग्रंथ में। गौरीबाई के उपदेश में भी वागड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। गौरीबाई के द्वारा लिखी गई है कीर्तन माला। तो कीर्तन माला जो है दोस्तों ये गौरीबाई के द्वारा लिखी गई है और इसमें भी आपके वागड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ये भी आपकी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, अगली आपकी आती है मेवाती बोली। अब मेवाती बोली जो है वो थोड़ी सी अलग है, इसको अलग से याद रखिएगा दोस्तों, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। मेवात क्षेत्र में ये आपकी बोली जाती है, अलवर भरतपुर क्षेत्र में। मेवाती बोली हिंदी तथा राजस्थानी को आपस में जोड़ती है। तो हिंदी को और राजस्थानी को आपस में कौन सी बोली जोड़ेगी, तो ये मेवाती बोली जोड़ेगी। संत चरणदास जी और संत लालदास जी के उपदेश जो है ये मेवाती बोली में ही आपके संग्रहित किए गए हैं। चरणदासी संप्रदाय का साहित्य मेवाती बोली में ही है। तो चरणदासी संप्रदाय का जो साहित्य है ये आपका मेवाती बोली में ही देखने को मिलेगा और संत लालदास जी के उपदेश जो है ये भी आपको मेवाती बोली में देखने को मिलेंगे। हिंदी राजस्थान को जोड़ने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी, मेवाती बोली यहाँ पर हो जाएगी। मेवाती बोली खटीने बोली जावे, तो ये पूर्वी राजस्थान अलवर भरतपुर में बोली जाती है। मेवाती बोली की उपबोलियाँ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ढूंढाड़ की अलग थी, मेवाती की अलग है। ठीक है, ढूंढाड़ की जो उपबोलियाँ मैंने आपको बताई है वो आपको याद रखनी है। ढूंढाड़ की कौन कौन सी आपकी हो जाएगी, एक तो हाड़ौती आपकी हो गई, किशनगढ़ी होगी, पचेवरी होगी, माल खेराड़ी है, चौरासी है, काठेड़ी है, नागरचोल है, जगरोती है, राजावाटी है और तोरावाटी है। ठीक है, अब मेवाती की आपको अलग से याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है। मेवाती की आपको एक तो अहीरवाटी ध्यान रखनी है और इसे ही राठी बोली भी कहा जाता है या हीरवाल भी से कहा जाता है। तो ये आपकी कोटपुतली बहरोड में, मुंडावर नीम का थाना, लक्ष्मणगढ़, प्रतापगढ़, अलवर क्षेत्र में बोली जाती है अहीरवाटी।
अली बख्शी ख्याल लोकनाट्य में अहिरवाटी बोली का प्रयोग हुआ है। तो अहिरवाटी किसकी उपबोली है? मेवाती की उपबोली है। ये बात आप याद रखिएगा। अहिरवाटी ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली नहीं है, ये मेवाती की उपबोली है। ठीक है। जोधराज कृत हमीर रासो तथा शंकर राव के भीम विलास महाकाव्य में अहिरवाटी बोली का प्रयोग हुआ है। तो ये बात याद रखिएगा। एक हमीर रासो आपकी जोधराज के द्वारा लिखी गई थी, इसमें आपके अहिरवाटी बोली का प्रयोग हुआ है, जिसकी रचना किसने की थी? जोधराज ने की थी। और एक भीम विलास नामक महाकाव्य जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम में पूछा गया था। भीम विलास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये शंकर राव के द्वारा लिखा गया है और इसमें आपके दोस्तों अहिरवाटी भाषा का प्रयोग हुआ है। अहिरवाटी बोली मेवाती तथा हरियाणा की बांगरू बोली को आपस में जोड़ती है। तो अहिरवाटी जो है ये आपके मेवाती को और साथ ही साथ हरियाणा को बांगरू बोली को आपस में जोड़ती है। ठीक है। अन्य उपबोलियां कौन कौन सी हो जाएगी आपकी मेवाती की? देखो, बिछोता है, नेहड़ा है, आरेंज है, काठेर है और आपकी भयाना मेवाती है। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें काठेर आपकी इंपॉर्टेंट है, एक आपकी अहिरवाटी हो गई और एक आपकी राठी हो गई। तो ये किसकी उपबोलियां हैं? ये आपकी मेवाती की उपबोलियां हैं। इसके अलावा नेहड़ा याद रखना, बिछोता भी मेवाती की उपबोली है, आरेंज है, काठेर है, भयाना मेवाती है। ये किसकी उपबोलियां हैं? मेवाती की उपबोलियां हैं। अब नेक्स्ट आपकी आती है मालवी उपबोली। तो मालवी बोली जो है दोस्तों, इसका प्राचीन नाम आपका आवंती बोली हो जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मालवी बोली का प्राचीन नाम आवंती बोली हो जाएगा। और मालवी बोली जो है ये मालवा में आपके झालावाड़ और प्रतापगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। यानी राजस्थान में तो झालावाड़ प्रतापगढ़ में बोली जाएगी और मध्य प्रदेश में नीमच, रतलाम, मंदसौर, मुरैना क्षेत्र में ये बोली जाती है। तो मालवी बोली जो है ये कहाँ पर बोली जाती है? मुख्य रूप से झालावाड़ और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। मेनली आप झालावाड़ प्रतापगढ़ याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मालवी बोली का मुख्य जिला कौन सा है? झालावाड़ है। मालवी बोली अत्यधिक मधुर और कर्णप्रिय होती है। तो मालवी बोली जो है वो अत्यधिक मधुर होती है और कर्णप्रिय होती है। मालवी बोली पर मराठी भाषा का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। देखो, मालवी बोली जो है मेनली रूप से एमपी की है, तो यहाँ पर मराठी भाषा का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्र सखी मालवा की जो मीरा थी, तो मालवा की मीरा कौन थी? चंद्र सखी। तथा नट नागर के साहित्य में मालवी बोली का प्रयोग हुआ है। तो नट नागर के साहित्य में और चंद्र सखी जिन्हें मालवा की मीरा कहा जाता है, इनके साहित्य में आपके मालवी बोली का प्रयोग हुआ है। मालवी की कुछ उपबोलियां हैं, जिसमें से पहली उपबोली आपको ध्यान रखनी है, रांगड़ी बोली। रागड़ी बोली जो है यह आपकी झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है और ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। तो इसको कैसे याद रखते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, रा मामा से आपको याद रखना है। ठीक है, रा मामा से याद रखिएगा। रांगड़ी बोली जो है ये मालवी और आपके मारवाड़ी का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? मालवी का और ये मारवाड़ी का मिश्रण है आपकी रांगड़ी बोली। और किसकी उपबोली है? ये मालवी की उपबोली है, झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। एक आपकी आती है निम्माड़ी बोली। निम्माड़ी भी झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। इसे दक्षिणी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणी राजस्थानी बोली किसे कहा जाता है, तो दक्षिणी राजस्थानी बोली आपके निम्माड़ी बोली को कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दो बोली आपकी हो जाएगी, मालवी की रागड़ी और निम्माड़ी। और दक्षिणी राजस्थानी बोली कहा जाता है इसे निम्माड़ी को। रतलामी, सोंडवी, पाटवी और उमटवाड़ी मध्य प्रदेश में ये आपकी बोली जाती है। तो ये बोलियों से संबंधित जो टॉपिक था ये हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पर जितनी भी बोलियाँ थी वो हमने यहाँ पर देखी है। इनकी उपबोलियाँ भी आपको ध्यान रखनी है, यही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल बनाने का जो तरीका है वो सिंपल सा है। आपको मारवाड़ी की उपबोलियाँ दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है या मालवी की उपबोली नहीं है। इसी तरीके का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मालवी मारवाड़ी वाला सवाल जो है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखिएगा। और ये वाला सवाल जो है दक्षिणी राजस्थानी वाला, ये भी आपका एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, और जो बात मैंने आपको बताई थी कुवल्यमाला वाली, वो भी आपको याद रखनी है। कुवल्यमाला नामक ग्रंथ जो है दोस्तों, इसमें 18 देसी भाषाओं का वर्णन हुआ है, जिसमें आपकी मरु भाषा भी शामिल है। ठीक है, ये सवाल भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कुवल्यमाला नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये आपका उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया था। उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया है, ये आपकी क्लास 10th की किताब में दिया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और उद्योतन सूरी किसके दरबार में थे? अगर ये भी आपसे पूछा जाए तो ये आपके किसके दरबार में थे दोस्तों? ये आपके वस्त्रराज के दरबार में थे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, किसके दरबार में थे? प्रतिहार शासक वस्त्रराज जो था, इसके दरबार में था आपके उद्योतन सूरी। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम साहित्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।